जय माता दी ऑल। आज इस सेशन में जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ओल्ड सिलेबस में एसयूबी के पेपर में एसयूबी के पेपर में ये टॉपिक था, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज, जो आप स्क्रीन पे देखकर समझ गए हो। प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी ये टॉपिक फिर से आपका रिपीट हो रहा है इन द पेपर ऑफ मे बी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में इसका रेफरेंस आता है और अदर पेपर्स में भी इसका रेफरेंस आता है, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और इसमें आई हैं अमेंडमेंट्स फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम्स, और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई हैं। लेकिन सर हमको तो याद ही नहीं चैप्टर में क्या था, हमें आप अमेंडमेंट्स बताओगे तो पहले आपको ये याद दिलवा दूंगी चैप्टर में क्या था। तो चैप्टर में सेक्शन 248 में दो तीन सिचुएशंस क्या थी अलग अलग, और फिर नया रूल 4 सब रूल 3A नया क्या आया है, रूल 4 सब रूल 1 में नया क्या है, रूल 4 सब रूल 4 में मतलब एक न्यू इंजर्शन है वो क्या है। तो अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सब्सिक्वेंटली पहले मैं कहूँगा एक बेस है, सबको एक बेस पे ले आएं, एक जगह ले आएं, सबको एक लेवल पे ले आएं, ताकि अमेंडमेंट्स भी सबकी समझ में आ जाएं। दिसंबर 2023 एग्जाम मिशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। Now, if I am talking about the if ROC और सेक्शन 248 के बारे में बात कर रहा हूँ, यू नो दैट सेक्शन 248, 249 एंड सो ऑन याद होगा ना आपको। सेक्शन 248, ROC can strike off the name of the company, ROC can remove the name of the company from the register of companies, ROC suo moto भी कर सकता है सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 में। और सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 में अगर कंपनी खुद ROC के पास एप्लीकेशन फाइल कर रही है कि हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो, तो भी ROC कर सकता है। इन दैट केस ऑल्सो ROC कैन डू द रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। और हम अब कुछ प्रोसीजरल बातें करने जा रहे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तो पहले 248 सबसेक्शन 1 है आपके सामने। नाउ दिस इज सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 इन फ्रंट ऑफ यू। और फिर सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 के बारे में बात करेंगे, फिर अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप और मुझे लगता है कि वो बेस पूरा सबका बना होना चाहिए ताकि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, ताकि समझ में आए कि अमेंडमेंट क्या आई है। सो ओरिजिनली 2014 से इस तरीके से चला आ रहा है 248 सबसेक्शन 1। इफ ROC हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव that the company has not, situation 1, that the company has not started any business for 1 year from the date of incorporation। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी ने 1 साल तक कोई बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट की ही नहीं, या फिर और कंपनी ने शुरू में बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट की थी, company had initially started the business activity at the time of incorporation, but the company is not carrying on any business activity for the continuously 2 years previous to financial years। पिछले 2 साल से कंपनी बिजनेस नहीं कर रही, एंड द कंपनी हैज नॉट अप्लाइड फॉर स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, और कंपनी ने डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस भी नहीं मांगा। अब डॉर्मेंट कंपनी क्या होती है वो आपको मालूम है, मैं अब उस सब में नहीं जाना चाहता कि डॉर्मेंट कंपनी क्या होती है, एंड आई एम टेकिंग अ प्रिजम्पशन कि आप लोगों को पता है वो। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी ने या तो बिजनेस शुरू ही नहीं किया इनकॉर्पोरेशन के बाद 1 ईयर तक, या फिर बिजनेस शुरू किया था शुरू में लेकिन बाद में 2 साल कॉन्टिन्यूसली प्रीवियस टू फाइनेंशियल ईयर्स कंपनी ने कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं की, और कंपनी ने डॉर्मेंट कंपनी के स्टेटस के लिए भी अप्लाई नहीं किया। अब ऐसे दोनों में से कोई भी एक केस हो जाए, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो जाए, तो ROC विल इशू द नोटिस, ROC नोटिस इशू करेगा। जस्ट अ सेक। तो ROC नोटिस इशू करेगा, ROC विल इशू द नोटिस किस किस को, 3-4 जगह, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ROC नोटिस इशू करेगा फॉर्म ST के 1 में, कंपनी को नोटिस देगा, उस कंपनी को जिसका नाम स्ट्राइक ऑफ करना है, जो कंसर्न कंपनी है उसको। नंबर 2, उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को उनके रेजिडेंशियल एड्रेस पे नोटिस जाएगा, फॉर्म ST के 1। उसके बाद ROC उठाकर उस नोटिस की कॉपी MCA की वेबसाइट पे डालेगा कि हमारे हिसाब से कंपनी में ये प्रॉब्लम है, या तो कंपनी ने बिजनेस शुरू नहीं किया या शुरू किया था लेकिन पिछले 2 साल में नहीं किया है। ST के 5 में MCA की वेबसाइट पे, प्लस कंपनी ROC ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में भारत का राजपत्र में भी नोटिस देगा इन द फॉर्म ST के 5। और उसके साथ ROC 2 न्यूज़पेपर्स में नोटिस देगा ST के 5A में,
टू न्यूज़पेपर नोटिस कि ये सिचुएशन है, सो एंड सो कंपनी का नाम है, और हमारे ओपिनियन में इस कंपनी ने या तो पैदा होने के बाद 1 साल तक बिजनेस शुरू नहीं किया, या तो बिजनेस शुरू किया था लेकिन पिछले 2 साल में कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं की। क्लियर है? और बीच में ये और याद रखिएगा, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2, दोनों सिचुएशंस में कोई भी एक सिचुएशन होगी, आरओसी कैन इशू द नोटिस। एसटीके 1, एसटीके 5, एसटीके 5A प्लस देन वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके बाद क्या हो रहा है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मौका दिया जाएगा कि आप रिप्लाई करो, और कितने दिन दिए जाएंगे, 30 डेज दिए जाएंगे कंपनी को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज दिए जाएंगे कि आप रिस्पॉन्ड करो कि आप एग्जिस्ट करते हो, और ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी पेपर कंपनी है, बबल कंपनी है, ऐसा नहीं है, आप रिस्पॉन्ड करो कि आप एक्चुअली एग्जिस्ट करते हो। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आरओसी से नोटिस मिलने के बाद 30 डेज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद आफ्टर 30 डेज आरओसी विल स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, और आरओसी फिर एक फर्दर ऑर्डर इशू करेगा इन द ऑफिशियल गजट इन फॉर्म एसटीके 7, एक और फर्दर ऑर्डर पब्लिश कर देगा इन द ऑफिशियल गजट इन फॉर्म एसटीके 7 की हम इस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं, एंड द कंपनी इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व। जब ये ऑर्डर इशू किया जाएगा, पब्लिश, जब ये ऑर्डर पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल गजट में, तो मान लिया जाएगा कि कंपनी डिसॉल्व हो गई, कंपनी की डेथ हो गई। उसके बाद लेकिन एक बात खास है, उसके बाद भी एनसीएलटी के पास पावर है टू वाइंड अप सच कंपनी, मतलब हो सकता है कंपनी में एक्चुअली कोई बिजनेस हो और कोई लाइबिलिटीज हो, एसेट्स हो, आरओसी को उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आरओसी ने मान लिया कि कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, स्ट्राइक ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के क्रेडिटर्स can go and file the petition to the NCLT to wind up the company, or maybe some other authorities will can file the winding up petition to the NCLT। अब मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 248 सबसेक्शन 1 आपको रीकैप करवाना चाहता तो मैंने आपको करवा दिया। प्लस एट द सेम टाइम बाद में 2019 में एक दो एड ऑन आए इसमें, और वो एड ऑन क्या है, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद सेक्शन 10A में INC 20A फॉर्म INC 20A फाइल नहीं करती आरओसी को विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो भी आरओसी सेक्शन 248 में एक्शन इनिशिएट कर सकता है, नोटिस भेज सकता है। या फिर सेक्शन 12 सबसेक्शन 9 आया, और उसमें क्या लिखा कि आरओसी अगर कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए जाता है कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, और वहां पर उसको कंपनी का ऑफिस नहीं मिलता फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो उसके बाद भी आरओसी सेक्शन 248 में एक्शन इनिशिएट कर सकता है। तो ये दो नई चीजें आई थी 2019 में, सेक्शन 10A और सेक्शन 12 सबसेक्शन 9, कि आरओसी इन दो केसेस में भी नोटिस इशू कर सकता है। तो करते 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 आपके पास टोटल 4 सिचुएशंस हो गई, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4। इन 4 सिचुएशंस में आरओसी सुओ मोटो नोटिस इशू कर सकता है ऑन इट्स ओन टू द कंपनी कि हम आपका नाम स्ट्राइक ऑफ करना चाहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, कहानी एक लेवल आगे जाती है, सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 के बारे में बात कर रहे हैं अब। और सेक्शन 248 सबसेक्शन 2 में विल से कंपनी खुद ही एप्लीकेशन फाइल कर रही है आरओसी को कि हम अपना नाम स्ट्राइक ऑफ करवाना चाहते हैं और हम डिसॉल्व करवाना चाहते हैं अपनी कंपनी को। तो कंपनी इटसेल्फ इज फाइलिंग द एप्लीकेशन टू द आरओसी, लेकिन उससे पहले प्री कंडीशन है, कंपनी इफ कंपनी एक्सटिंग्विशेस ऑल इट्स लायबिलिटीज, अपनी 100% लायबिलिटीज कंपनी ने पे ऑफ कर दी हैं, एंड द कंपनी पासेस स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर गेटिंग इट्स नेम स्ट्रक ऑफ ऑन द वेल फॉलोइंग 4 ग्राउंड्स एज गिवन बिलो। जो नीचे वाले वही 4 ग्राउंड्स वही सेम ही हैं, 4 ग्राउंड्स वही सेम है, जिसमें सुओ मोटो नोटिस आरओसी इशू कर रहा था, वही सुओ मोटो नोटिस यहाँ पर भी, मतलब कंपनी के एप्लीकेशन फाइल करने के वही चारों ग्राउंड्स हैं जो 248 सबसेक्शन 1 में थे, वही ग्राउंड्स 248 सबसेक्शन 2 में भी यहाँ पर सेम है। और सिचुएशन वही कि कंपनी पैदा हुई लेकिन कंपनी ने 1 साल तक बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की, या फिर शुरू में बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट की थी लेकिन बाद में कंपनी ने बिजनेस एक्टिविटी स्टॉप कर दी, और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी ने बिजनेस एक्टिविटी नहीं की, और कंपनी ने डॉर्मेंट कंपनी के स्टेटस के लिए भी अप्लाई नहीं किया। या फिर सिचुएशन 3, कंपनी ने इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी ने फॉर्म INC 20A 180 डेज में फाइल नहीं किया, या फिर वेल आई से कंपनी का रजिस्टर ऑफिस एग्जिस्टेंस में नहीं है, व्हाटएवर, तो इन्हीं ग्राउंड्स पे कंपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। उसके बाद क्या होगा, जब कंपनी एप्लीकेशन फाइल कर रही है तो सबसे पहली चीज, एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाएगी, STK2, कंपनी एप्लीकेशन फाइल करेगी आरओसी को इन द फॉर्म STK2। अब इसमें अमेंडमेंट आई है, मैं बताऊंगा, है तो बोलते तो ऐसे ही हैं आरओसी को, लेकिन बोलते हैं आरओसी सी पेस। अब वो सी पेस क्या है, मैं आता हूं अभी उस पॉइंट के ऊपर। कंपनी कैन फाइल एप्लीकेशन टू द आरओसी इन द फॉर्म STK2
फॉर गेटिंग इट्स नेम स्ट्रक ऑफ अलॉन्ग विद, अब साथ में क्या जाएगा STK2 एप्लीकेशन के साथ में क्या जाएगा, अलॉन्ग विद सपोर्टिंग एफिडेविट की एप्लीकेशन में जो लिखा है सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है, साथ में जाएगा फॉर्म STK4 और उसके साथ लेटेस्ट अनऑडिटेड बैलेंस शीट which is of the date not earlier than 30 days from the date of filing application, जिस दिन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उससे पहले वाले 30 डेज में से कोई एक दिन चुनकर उस दिन की आपको स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बनानी है और अनऑडिटेड वो साथ में फाइल हो जाएगी और उसमें ऑब्वियसली जीरो लाइबिलिटीज होनी चाहिए क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम अपनी लाइबिलिटीज एक्सटिंग्विश कर चुके हैं और एसेट्स नेग्लिजिबल एसेट्स कुछ हैं हमारे पास तो और व्हाटएवर से, तो लेटेस्ट अनऑडिटेड बैलेंस शीट या लेटेस्ट अनऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स देनी है आपको यहाँ पर एज सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एक अंडरटेकिंग देनी है, एक इंडेमनिटी बॉन्ड देना है फॉर्म STK3 में बाय मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर डायरेक्टर्स फॉर एनी लाइबिलिटीज की अगर मान लीजिए कोई हिडन लाइबिलिटीज बाद में पकड़ में आती हैं तो MD मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है मैं लाइबल हूं, अदर डायरेक्टर्स कह रहे हैं हम लाइबल होंगे, पर्सनली लाइबल होंगे अगर कोई हिडन लाइबिलिटीज बाद में निकल कर आती हैं एंड प्लस 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 अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी इफ कंपनी इज रेगुलेटेड, तो कंपनी अगर किसी सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है तो IRDA, टेलीकॉम सेक्टर में है तो TRAI, तो उनका भी NOC चाहिए यहाँ पर। और एक चीज अब जो डिलीट हो गई है, कॉपी ऑफ SR यहाँ पर साथ में फाइल करने के लिए कह रहे थे वो हटा दिया इन्होंने, दिस इज डिलीटेड, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन वो यहाँ से हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी आपने SR पास किया होगा तो आपने MGD 14 तो फाइल किया होगा यहाँ पर, MGD 14 तो आपने वहाँ पर ऑलरेडी फाइल किया ही होगा, यू नो दैट। तो यहाँ पर आपको STK2 के साथ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन अभी नहीं मांग रहे हैं यहाँ पर। एंड देन वी से ROC विल गिव द नोटिस इन द फॉर्म STK6 टू द पब्लिक नोटिस, ROC फिर पब्लिक नोटिस इशू करेगा फॉर्म STK6 में उसके बाद। और रेगुलेटर्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं आपको, RBI, SEBI, IRDA, TRAI। तो ये मैं थोड़ा सा प्रीवियस रीकैप करवा रहा था आपको और इसी रीकैप के साथ अब क्या जुड़ गया है, ये जो न्यू रूल 43A एप्लीकेबल हुआ है अभी 1 मई 2023 से एप्लीकेबल हुआ है और आप ऐसे कह लीजिए कि जून 2023 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक नया ROC बनाया जा रहा है, ROC रजिस्ट्रार सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। नाम क्या रखा है ROC का, ये ROC दिल्ली नहीं है, ये ROC गुरुग्राम नहीं है, ये ROC मुंबई नहीं है और ये ROC चेन्नई नहीं है। नाम क्या दिया है, रजिस्ट्रार सेंटर फॉर प्रोसेसिंग द एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। नाम से ही पता चल रहा है किस काम के लिए सेंटर बनाया गया है, प्रोसेसिंग करना है, एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग करनी है, किस काम के लिए प्रोसेसिंग करनी है। एक्सेलरेटेड का मतलब फटाफट, कॉर्पोरेट एग्जिट मतलब नाम स्ट्राइक ऑफ करना है, रिमूवल ऑफ नेम करना है, कॉर्पोरेट एग्जिट करना है, कॉर्पोरेट एंटिटी को एग्जिट देना है। तो जब कोई एप्लीकेशन आएगी STK2 में तो यहाँ आएगी अब, और इसी से हमने क्या उठा लिया, ROC सेंटर का C, प्रोसेसिंग का P, एक्सेलरेटेड का A, कॉर्पोरेट का C और एग्जिट का E, और इससे हमने क्या बना दिया है, C पेस। तो इसका नया नाम क्या हो गया अभी हमारे पास, ROC C पेस। तो ROC C पेस एस्टैब्लिश किया जा रहा है और कब से, 1 मई 2023 तो ROC C पेस एस्टैब्लिश किया जा रहा है अंडर सेक्शन 396 सबसेक्शन 1 एंड ROC C पेस जो एस्टैब्लिश किया जा रहा है उसको ROC माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ exercising the functional jurisdiction of the processing and disposal of the applications made in the form STK2। STK2 में कंपनी से जब एप्लीकेशन आएगी कि कंपनी खुद रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारा नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो, तो अब वो ROC दिल्ली के पास नहीं होगा, ROC मुंबई, ROC चेन्नई, ROC कोलकाता, या ऑल ओवर इंडिया जितने भी ROC हैं उनके पास एप्लीकेशन नहीं जाएगी। ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक सिंगल ROC है जिसके पास एप्लीकेशन जाएगी, ROC C पेस, एंड ऑल द मैटर्स रिलेटेड देयर टू अंडर सेक्शन 248 हैविंग टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑल ओवर इंडिया। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। तो ऑल ओवर इंडिया आपकी कंपनी कहीं पर, चेन्नई में कंपनी है, कोलकाता में कंपनी है, मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, दिल्ली NCR में है, कहीं भी है आपकी कंपनी, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी है, आपको अपनी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करवाना है तो एप्लीकेशन फॉर्म STK2 आप फाइल करेंगे टू द ROC C पेस। लेकिन सर ROC C पेस कहाँ पर है, गुरुग्राम, मानेसर, IICA के कैंपस में, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कैंपस में, IICA।
ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और ये कहाँ पर है? मानेसर, गुरुग्राम। आजकल मानेसर न्यूज़ में है, आजकल गुरुग्राम न्यूज़ में है, लेकिन वो गलत पर्पस के लिए है। अगस्त 2023, August 2023, and well I'll say Gurugram is in the news because of जो भी वहाँ रॉयट्स हो रहे हैं और सेक्शन 144 कर्फ्यू लगा हुआ है और जो भी दंगे फसाद हो रहे हैं उनकी वजह से। लेकिन खैर आप उसकी टेंशन मत लो, ये IICA अलग हट के एक कैंपस है, कुछ 15 एकड़ 17 एकड़ का कैंपस है अलग से, IICA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और वहाँ पर ये ROC CPACE है। अब एक चीज़ और सामने पढ़ लीजिए, रूल 4 सब रूल 1 कहता है कि 1 मई 2023 ऑनवर्ड्स, 1 मई 2023 ऑनवर्ड्स जब भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी इन सेक्शन 248 सबसेक्शन 2, well application shall be made to the ROC Central for Processing Accelerated Corporate Exit और ROC CPACE के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे। कौन से फॉर्म में? STK 2 में, अलॉन्ग विथ फीस 10,000। ये मैं कहूँगा ओल्ड फीस है, सेम फीस है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, मतलब फीस पहले भी 10,000 थी। अमेंडमेंट, ये रूल 4 सब रूल 1 में अमेंडमेंट होने से पहले बस अमेंडमेंट इतनी हुई है कि ROC लिखने के बजाय ROC CPACE लिखा जा रहा है। ये ऑल ओवर इंडिया, अब आप कहीं पर भी हैं तो एप्लीकेशन यहाँ आ जाएगी। अब आपके सामने जो है वो प्रेस ट्रस्ट ब्यूरो ऑफ दिल्ली की तरफ से आपको दिख रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो इशू किया है, दैट सेंटर फॉर प्रोसेसिंग द एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट इज एस्टैब्लिश्ड, providing hassle-free filing, timely processing bound process bound striking of the companies from MCA register। और इसमें जो 13 मई 2023 को ये पोस्ट किया गया है, तो इसमें लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक स्टेप आगे लिया है स्ट्राइकिंग ऑफ के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, और उसके लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट या CPACE का ऑफिस एस्टैब्लिश किया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CPACE ऑफिस विल help to reduce, it will help to reduce the stress on the registrars all over India. Just a sec. हाँ जी, ये जो नया CPACE ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ है, इससे ऑल ओवर इंडिया जितने ROC हैं उनके ऊपर वर्कलोड कम हो जाएगा, उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा। पहले सभी ROC इंडिविजुअली अपनी अपनी स्टेट का करते थे स्ट्राइकिंग ऑफ, अपनी अपनी स्टेट में कंपनीज का स्ट्राइकिंग ऑफ करते थे, तो उन सब का काम अब सिर्फ एक जगह ROC CPACE के पास आ जाएगा। अलॉन्ग विथ कीपिंग द रजिस्ट्री क्लीन बिसाइड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर मीनिंगफुल डेटा टू द स्टेक होल्डर्स, और जब जब सारा काम एक जगह पर होगा तो वो स्ट्राइकिंग ऑफ का सारा डेटा एक जगह पर होगा, तो वो डेटा कंपाइल करना भी आसान होगा। एंड देन CPACE विल आल्सो बेनिफिट द स्टेक होल्डर्स बाय प्रोवाइडिंग द हैजल फ्री फाइलिंग, फटाफट टाइमली प्रोसेस बाउंड स्ट्राइकिंग ऑफ, एंड क्योंकि वहां पर बैठी हुई टीम एक ही काम कर रही है, स्ट्राइकिंग ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, उनका कहीं फोकस और है ही नहीं। एंड देन सेटिंग ऑफ द CPACE इज अ पार्ट ऑफ द सेवरल मेजर्स टेकन बाय MCA प्रोवाइडिंग टुवर्ड्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये तो खैर ईज ऑफ फिनिशिंग बिजनेस है, और ईज ऑफ एग्जिट कहना चाहिए, इसको क्या बोला जा रहा है? ईज ऑफ एग्जिट फ्रॉम द बिजनेस। सो CPACE एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसको 396 सबसेक्शन 1 में बनाया गया है, और फंक्शनल ज्यूरिसडिक्शन इज होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में कंपनी कहीं पर भी हो स्ट्राइक ऑफ होने के लिए यहाँ पर आएगी। और थोड़ी सी जनरल नॉलेज, ऑफिस ऑफ CPACE वाज इनॉग्रेटेड, जब नया ऑफिस बनाया गया तो उसको इनॉग्रेट किया गया 1 मई 2023 को, और इनॉग्रेट किसने किया? श्री R.K. डालमिया, द डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो द डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स R.K. डालमिया के हाथों से, शुभ हाथों से CPACE का इनॉग्रेशन किया गया ऑन 1 मई 2023। और पहला ROC यहाँ पर किसको बनाया गया? हरिहरा साहू, ICLS हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट ROC ऑफ द ऑफिस ऑफ CPACE। तो फर्स्ट ROC हरिहरा साहू। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ भी लें, मतलब न्यू सिलेबस वालों में तो आ रहा है, ओल्ड सिलेबस खैर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दे विल नॉट बी आस्किंग द एग्जाम। देन द CPACE ऑफिस विल वर्क अंडर द सुपरविजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो CPACE का ऑफिस जो है वो उन्हीं के अंडर काम करेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर काम करेगा। और ये एक फोटोग्राफ है जिसमें रिबन काटा जा रहा है, इनॉग्रेशन का रिबन काटा जा रहा है, और ये रिबन कौन काट रहे हैं वो अभी आपने नाम पढ़ा, श्री R.K. डालमिया रिबन काट रहे हैं। और बिल्डिंग पहले भी थी, और बिल्डिंग के अंदर कमरे पहले भी बने हुए थे, लेकिन अब CPACE का वो उन्होंने एक अलग से जोन एलोकेट कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि नई बिल्डिंग बनाई है,
न्यू बिल्डिंग नहीं बनाई है, बिल्डिंग तो पुरानी बनी हुई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इट्स अ ह्यूज ह्यूज बिल्डिंग ऑलरेडी देयर, जहाँ पर IICA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी चल रहा है, जहाँ पर वेल आई से ROCCRC सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर जो नेम रिजर्वेशन देते हैं वो भी चल रहा है। उसी बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में कुछ कमरे एलोकेट कर दिए गए हैं ROC-CPACE को और इनॉग्रेट कर दिया गया, तो इट इज़ एक्चुअली द सेम बिल्डिंग ओनली। तो बिल्डिंग पहले से ही तैयार थी, ऐसा नहीं कि नई बिल्डिंग बनाई गई इस पर्पज़ के लिए। तो CPACE वाज एस्टैब्लिश्ड बाय MCA नोटिफिकेशन 17 मार्च 2023 में। उन्होंने कहा जी, MCA का नोटिफिकेशन आ गया था कि CPACE एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इनॉग्रेशन का रिबन काटा 1 मई 2023 को, और ये कहाँ है, IICA की बिल्डिंग में है, 7th फ्लोर पे है, प्लॉट नंबर 678, सेक्टर 5, IMT मानेसर, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम, हरियाणा। पिन कोड वगैरह वो दिया हुआ है, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो समझ में आ गई कहानी आपको। और ये जो नए रूल्स आए हैं, ये इफेक्टिव हुए हैं 1 मई 2023, तारीख दी गई है जब से ये नए रूल्स इफेक्टिव हुए हैं, जो अभी आपने पढ़ा, ये जो रूल्स इफेक्टिव हुए हैं 1 मई 2023 ऑनवर्ड्स, ये जो अमेंडमेंट इफेक्टिव की गई है फ्रॉम 1 मई 2023 ऑनवर्ड्स। तो CPACE की फुल फॉर्म याद कर लो बस, अगर कर सकते हो, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग द एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, दैट इज देयर। और आगे बढ़ते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स और भी हैं, अभी 2 अमेंडमेंट्स और भी हैं। रूल 4 सब रूल 1 और उसमें प्रोवाइजो इंसर्ट किया जा रहा है। रूल 4 सब रूल 1 बेसिकली क्या है, वही कंपनी एप्लीकेशन फाइल कर रही है और ये सेक्शन 248 सब सेक्शन 2 के साथ जुड़ा हुआ है। कंपनी फाइल्स एप्लीकेशन, कंपनी फाइल्स एप्लीकेशन टू, अब क्या बोले, ROC-CPACE, कंपनी फाइल्स एप्लीकेशन टू ROC-CPACE in which form, in the form STK2, कि हमें हमारी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करवाना है। रूल 4 सब रूल 1 का जो ओपनिंग लाइन है, अभी तो देखा आपने रूल 4 सब रूल 1 का ओपनिंग लाइन, एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय द कंपनी टू द ROC-CPACE along with the fees 10,000 रुपीज। तो यही है ना ओपनिंग लाइन, उसी में नए प्रोवाइजो ऐड हो गए हैं। हाउ मच फीस, हाउ मच फीस, 10,000 रुपीज एप्लीकेशन फीस। सो उसमें नए प्रोवाइजो क्या ऐड हो गए हैं, क्या बोल रहे हैं, एक कंपनी तब तक एप्लीकेशन STK2 फाइल नहीं कर सकती जब तक कंपनी के पुराने एनुअल अकाउंट्स AOC4 और एनुअल रिटर्न MGT7 जिसमें कंपनी का डिफॉल्ट चल रहे हैं, जब तक वो सारे डिफॉल्ट खत्म नहीं हो जाते। तो सबसे पहला काम, अगर कंपनी डिफॉल्टर कंपनी और कंपनी ने प्रीवियस ईयर्स में AOC4 बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और MGT7 एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए और वो डिफॉल्ट अभी भी चल रहा है, तो सबसे पहले आप अपने पुराने डिफॉल्ट ठीक करो। AOC4 जो आपके पेंडिंग है वो फाइल करो, MGT7 जो आपके पेंडिंग है पिछले 2, 3, 4, 5 साल के, वो सारे फाइल करो विद लेट फाइलिंग फीस एंड वटेवर। उसके बाद जब वो सारे डिफॉल्ट ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप फॉर्म STK2 में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और आप अपनी कंपनी का नेम रिमूवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अ कंपनी शेल नॉट फाइल एप्लीकेशन अनलेस, अ कंपनी शेल नॉट फाइल एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में, इन STK2, a company shall not file the application in the form STK2 for the removal of name unless the company has filed its overdue, या कहना चाहिए delayed, unless the company has filed its overdue or delayed financial statements AOC4 in section 137 or overdue delayed annual returns in section 92 form MGT7। जब तक कंपनी वो फाइल नहीं कर देती अप टू, और कब तक के कह रहे हैं, कब तक के, अप टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो अभी आपका क्लोज हुआ है, इन विच द कंपनी सीज टू कैरी इट्स बिजनेस ऑपरेशन, मतलब कौन से वाले फाइनेंशियल ईयर का कह रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर तक का कह रहे हैं जब तक आपकी कंपनी बिजनेस ऑपरेशन कर रही थी। जिस फाइनेंशियल ईयर के, मतलब अगर मान लीजिए आज से 4 साल पहले तक आपकी कंपनी बिजनेस ऑपरेशन कर रही थी और पिछले 4 साल में बिजनेस ऑपरेशन किया भी नहीं है, तो फिर आप उस साल तक का फाइल करो बस। AOC4 MGT7 जिस साल तक आपकी कंपनी बिजनेस ऑपरेशंस कर रही थी वहां तक का फाइल कर दो, और जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने बिजनेस ऑपरेशन नहीं किया, पिछले 3 साल में नहीं किया, तो आप पिछले 3 साल का फाइल नहीं करो, लेकिन उस साल तक का फाइल करो जब तक आपकी कंपनी बिजनेस ऑपरेशंस कर रही थी, ये बोला जा रहा है। सो एंड देन वी से, मतलब यहाँ पर भी आपको एक छूट है कि अगर पिछले 3 साल में कंपनी ने बिजनेस नहीं किया या पिछले 2 साल में कंपनी ने बिजनेस नहीं किया है,
तो आप पिछले 2 साल का फाइल मत करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब तक आपने बिजनेस कैरी ऑन किया था तब तक का तो आपको सारा पहले फाइल करना है, AOC 4 MGD 7 एंड प्रोवाइडेड फर्दर। फिर एक नया सेकंड प्रोवाइजो भी ऐड हुआ, इन केस अ कंपनी इंटेंड्स टू फाइल द एप्लीकेशन आफ्टर द एक्शन इन सेक्शन 248 subsection 1 has been initiated by ROC, it shall file all the pending financial statements in section 137 and all the pending annual returns in section 92 before filing the application। अब ये अलग कहानी है। क्या कहानी है? यहाँ कह रहे हैं 248 सबसेक्शन 1 में ROC का नोटिस आने के बाद STK 1 और जो आपने पहले डायग्राम देखा था, सबसे पहला डायग्राम जब हमने शुरू किया था, तो सेक्शन 248 सबसेक्शन में ROC का नोटिस आ गया फ्रॉम STK 1 टू द कंपनी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, STK 5 ऑन द MCA वेबसाइट और ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया एंड STK 5A इन द न्यूज़पेपर। उसके बाद कंपनी STK 2 में एप्लीकेशन फाइल कर रही है कि हम अपना नाम स्ट्राइक ऑफ करवाना चाहते हैं। तो अगर ये काम करना चाहते हैं तो इस केस में तो फिर आपको आज तक के सारे, आज तक के मतलब जब बिजनेस कर रहे थे तब भी, और जब बिजनेस नहीं कर रहे पिछले 2 साल से उसके भी आपको AOC 4 एनुअल अकाउंट्स और MGD 7 एनुअल रिटर्न उसके भी फाइल करने पड़ेंगे। तो अब सिर्फ उस फाइनेंशियल ईयर तक की बात नहीं कर रहे हैं जिस फाइनेंशियल ईयर तक आपने बिजनेस किया था, अब तो कह रहे हैं ऑल मतलब ऑल, ऑल मतलब ऑल। तो अगर ROC ने सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 में ऑलरेडी एक्शन इनिशिएट कर ली है, वेल इन केस द कंपनी इंटेंड्स टू फाइल द एप्लीकेशन आफ्टर द एक्शन इन 248 सबसेक्शन 1 इज इनिशिएटेड बाय ROC, और वो एक्शन क्या है? एक्शन क्या है? STK 1 में नोटिस ROC ने ऑलरेडी पहले भेज दिया, और STK 1 का नोटिस आने के बाद जो ROC ने सुओ मोटो भेजा है, हम STK 2 में एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, तो STK 2 की एप्लीकेशन बाद में फाइल करना, पहले अपने पुराने सारे के सारे AOC 4 और MGD 7 जो पेंडिंग हैं, डिलेड हैं, ओवरड्यू हैं, वो सारे फाइल करो, और उन फाइनेंशियल ईयर्स की भी फाइल करो जब बिजनेस कर रहे थे, और पिछले 2 साल से बिजनेस नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन पिछले 2 साल का भी फाइल करो। उसके बाद देन यू कैन फाइल एप्लीकेशन इन STK 2। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, द लास्ट वन, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, इसके बाद एक अमेंडमेंट और है इसके बाद, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट वंस द नोटिस इन 248 सबसेक्शन 5 इज इशूड बाय द ROC फॉर पब्लिकेशन। ये तो एक लेवल और आगे चले गए, नोटिस वेल इशू कर दिया ROC ने फॉर पब्लिकेशन इन 248 सबसेक्शन 5, इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑर्डर, मतलब ROC ने कंपनी का डिसोल्यूशन ऑर्डर पास कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्म STK 1 का रिस्पांस 30 डेज में नहीं दिया था, बात हुई थी ना 30 डेज में रिस्पांस देना है, तो STK 1 का रिस्पांस हमने 30 डेज में नहीं दिया था, तो ROC ने उठाकर डिसोल्यूशन ऑर्डर पब्लिश कर दिया इन द ऑफिशियल गजट। दिस इज डिसोल्यूशन ऑर्डर, और ये मान लिया जाएगा कि कंपनी की डेथ हो गई। डिसोल्यूशन ऑर्डर ROC ने पब्लिश कर दिया, and that has been issued by the ROC for publication in the official gazette of India pursuant to the action initiated in 248 subsection 1। भाई 248 subsection 1 में फॉर्म STK 1 में ROC ने नोटिस दिया था जिसका हमने 30 डेज में रिस्पॉन्स नहीं दिया, 30 डेज के बाद ROC ने उठाकर ऑफिशियल गजट में डिसोल्यूशन ऑर्डर पब्लिश कर दिया। इस केस में नाउ द कंपनी शेल नॉट बी अलाउड टू फाइल एप्लीकेशन इन दिस सब रूल। अब डिसोल्यूशन ऑर्डर के बाद आप STK 2 में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। डिसोल्यूशन ऑर्डर पास हो चुका है, ये मान लिया गया है, इट इज डीम्ड कि कंपनी की डेथ हो चुकी है, और अगर कंपनी की डेथ हो चुकी है तो अब कंपनी STK 2 में एप्लीकेशन फाइल कैसे कर सकती है जबकि कंपनी की डेथ तो ऑलरेडी हो चुकी है? सिंपल है, क्लियर है? तो ये नया प्रोवाइजो एक और ऐड हुआ, एंड दिस इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कि डिसोल्यूशन ऑर्डर एक बार पब्लिश हो गया तो उसके बाद STK 2 में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते अंडर दिस सब रूल। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की STK 2 में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। क्लियर है? अब इनके ऊपर छोटे छोटे एग्जाम क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज 2023 में अमेंडमेंट आई तो ये जून 2023 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं थी, बट अमेंडमेंट केम इन अप्रैल मई 2023, एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 2023 एग्जाम्स। अब एक चीज़ और सुनो, एक नया रूल और आया, रूल 4 सब रूल 4, और इसमें बोला गया कि जब ROC, अब हम कहेंगे ROC CPACE,
जब आरओसी सीपेस के पास एप्लीकेशन आएगी, जब आरओसी सीपेस के पास एप्लीकेशन आएगी फॉर्म एसटीके 2 में, तो जब वो आरओसी सीपेस उसको एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को, अगर आरओसी सीपेस को लगता है कि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और होनी चाहिए और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर उसको लगता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है या उस एप्लीकेशन के साथ जो आपने अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट अनेक्स करके दिए हैं वो डिफेक्टिव हैं, एप्लीकेशन डिफेक्टिव है या साथ में जो अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट है वो डिफेक्टिव हैं या फिर इनकम्प्लीट हैं, तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा, आरओसी सीपेस आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप अपनी एप्लीकेशन के डिफेक्ट्स को रिमूव कीजिए और एप्लीकेशन को रीसबमिट कीजिए, या जो भी अटैचमेंट्स हैं उसमें जो डिफेक्ट है रिमूव कीजिए, रीसबमिट कीजिए। कितने टाइम में कीजिए, आपको कितना टाइम दिया जाएगा, विद इन 15 डेज। और आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो उसको रीसबमिट कीजिए कंप्लीट करके, रीसबमिट द complete application in the form STK2 and within how much time, within 15 days from the date of such information, जिस दिन ROC CPACE एप्लीकेंट कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, उसके बाद एप्लीकेंट कंपनी के बाद 15 डेज का टाइम होगा। फेलिंग विच, अगर कंपनी ने 15 दिन में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, 15 दिन खत्म हो गए कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो ROC CPACE shall treat your form as invalid in the इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड विल इन्फॉर्म द एप्लीकेंट अकॉर्डिंगली। 15 दिन में अगर कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड मान ली जाएगी और आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी। जो आप चाहते थे अपनी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ करवाना, वो आप नहीं करवा पाओगे। और ईमेल आपको आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी आरओसी सीपेस एंटर कर लेगा और आपको एप्लीकेंट कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर कंपनी ने 15 दिन के अंदर रीसबमिशन किया है, कंपनी ने 15 डेज के अंदर रीसबमिशन किया है, तो रीसबमिशन के बाद फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स अगर आरओसी फिर से दोबारा ओपिनियन बना रहा है सेकंड टाइम, आरओसी फाइंड्स अगेन that the form or the document is still defective, it is still incomplete, यहाँ still वर्ड ऐड कर देते हैं, मतलब रीसबमिशन के बाद भी अभी भी आपका फॉर्म डिफेक्टिव है, अभी भी आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है इन एनी रिस्पेक्ट, तो आरओसी shall once again give further time of 15 days to remove such defects and once again incomplete application should be completed and then failing which, और 15 दिन का टाइम दिया दोबारा से एक और रीसबमिशन का, तो ये फर्स्ट रीसबमिशन किया आपने और फिर आपको फर्दर टाइम दे रहे हैं, विल फॉर रीसबमिशन वंस अगेन विल गिव फर्दर टाइम फॉर सेकंड रीसबमिशन, फर्दर टाइम फॉर द सेकंड रीसबमिशन, और फिर से टाइम कितना दे रहे हैं, एक बार और 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिमूव द डिफेक्ट्स टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। और अब फिर से वही है कि अगर 15 दिन के अंदर एप्लीकेंट कंपनी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, 15 दिन खत्म हो गए, देन द आरओसी विल ट्रीट द एप्लीकेशन फॉर्म एज इनवैलिड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और वो ईमेल करके एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देंगे और यहाँ पर कहानी खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच कि आपने एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं किया या डिफेक्ट को आपने रिमूव नहीं किया। तो आपको एक नहीं, आपको 2 मौके मिले रीसबमिशन करने के और 15-15 दिन 2 बार दिए गए आपको। तो फर्स्ट रीसबमिशन इन 15 डेज और उसके बाद फिर से आरओसी को लगा इनकम्प्लीट है तो वो इन्फॉर्म करेगा और फिर से एक और सेकंड रीसबमिशन इन 15 डेज, दैट इज देयर। अब एक चीज़ और यहाँ पर, एक छोटा सा पॉइंट और, ये जब फॉर्म STK2 में एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं फॉर्म STK2 में, तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, मैंने आपको डायग्राम में भी शुरू में दिखाया, उसमें एक डिलीशन हुआ है। तो जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं फॉर्म STK2 में तो अटैचमेंट में NOC जा रहा है फ्रॉम द अथॉरिटीज, इंडेमनिटी बॉन्ड जा रहा है, STK3 में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जा रही है, फॉर्म STK8 में वो पहले भी था अभी भी है, एफिडेविट जा रहा है STK4 में। डिलीट क्या कर दिया है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जो पहले जाता था साथ में, अभी वो डिलीट कर दिया क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए ऑलरेडी MGD 14 फाइल हो ही रहा है, तो ये यहाँ से हटा दिया है, ये फाइल करने की आवश्यकता अभी नहीं है यहाँ पर STK2 के साथ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एक डिलीशन हुआ है ये अटैचमेंट्स में, तो पहले 6 अटैचमेंट्स होती थी STK2 के साथ, अभी 5 अटैचमेंट्स हैं STK2 के साथ, दैट इज देयर। तो ये एक चेंज और रेलिवेंट है प्रोसीजर के अंदर। अब मैं यहाँ आकर बोल सकता हूँ जो इस टॉपिक के ऊपर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं आपके दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए, वो सारी आपको अमेंडमेंट्स मैंने बता दी हैं। और अब आपको और जो मुझसे पूछना है, एनीथिंग दैट यू विश टू आस्क फ्रॉम मी, और कुछ आपको मुझे कम्युनिकेट करना है तो कमेंट
अंडर द वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप मुझसे और कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। प्लस लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और ये मतलब कमीनापंती नहीं करना, मेरे को पता चल गया मैं तो अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा। नो, शेयर ज़रूर कर देना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। हाँ, और वेल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बदतमीज़ लोगों सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपना प्यार दिखाते रहना, ताकि मैं भी अपना प्यार आप पे लुटाता रहूं, तो आप भी अपना प्यार मुझे दिखाते रहना। इट इज़ टू वे कम्युनिकेशन एंड all the amendments are going to come free of cost for you, company law, SUB, security law, सब चीज़ों के लिए, economic business laws। लेकिन जुड़े रहना और पढ़ाई करते रहना दिल लगाकर। बस आपकी एक ही फीस है, डेडिकेशन, पैशन, लगे रहना है, बस अपना 100% देना, यही आपकी फीस है जो आप मुझे दे सकते हो। थैंक यू सो मच। जय माता दी। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि आपको मेरी तरफ से और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अमेंडमेंट्स आ रही हैं, आती ही रहेंगी, वो चल रही हैं, चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय माता दी।